नमस्कार। हम लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उन कारणों की तलाश कर रहे हैं जिसने बीजेपी का 272 का जो अभियान था वो रोक दिया बहुमत का, और 400 का तो रुक ही गया, 272 का भी रुक गया। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में और उन जगहों पर जहां पर कि बीजेपी को लगता था कि हिंदुत्व जो है उसका कार्ड चलेगा, राम का कार्ड चलेगा, पर क्या वजह हुई कि हिंदुत्व पर भारी जाती। तो हम इसी पर बात करने के लिए यहाँ अपने साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो हैं गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश से। हमारे साथ रोशन जमीर राजनीतिक सलाहकार हैं यूपी से, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गौरव जी आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि गौरव जी, एक बात समझ में आ रही है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 400 से अधिक लोकसभा सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो है ये लक्ष्य उसका कहीं पूरा नहीं हुआ और वो अपने बूते सरकार नहीं बना पा रही है। और अब उसको सहयोगी गठबंधन जो कि उनके साथ पहले से थे, ये नहीं कहेंगे कि अभी उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, वो पहले से उनके साथ थे, पर उनकी मदद लेनी पड़ रही है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के 2 कार्यकाल को देखते हैं तो दोनों समय बीजेपी अपने बूते सत्ता में आई थी, सहयोगी दल थे, पर बीजेपी ने जब भी उनको मंत्रिमंडल देने की बात हुई या कहीं पद देने की बात हुई तो बीजेपी के लोग बहुत प्रमुखता से थे। पर अब वो स्थिति नहीं है। पर बात यह है कि क्या ऐसा हुआ कि खास करके जो जिन क्षेत्रों की यूपी की खास करके बात हो रही है कि वहाँ पे हिंदी पट्टी में 55 सीटें जो है वो बीजेपी हार गई और दक्षिण में वो बढ़ नहीं पाई। और ख़ास करके जो फैजाबाद है, अयोध्या, उसको लेकर बहुत बातचीत हो रही कि जो जहाँ पर रामलला के मूर्ति स्थापित की गई, जिसको सबसे बीजेपी का यदि कहें सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यदि कोई था तो भगवान राम थे। वो जब से 2 से लेकर अब तक की यात्रा में उनके साथ भगवान राम जो है वो लगातार किन्हीं वजहों से बने रहे, चाहे वो बाबरी मस्जिद ध्वंस का मामला हो, चाहे उसके बाद पहले अडवाणी की यात्रा हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो जुड़ते वो हिंदुत्व में कन्वर्ट हुई। और अब इस चुनाव में विपक्ष ने बिहार से ये दांव फेंका था कि हम जातिगत गणना कराएंगे, और जातिगत गणना कराने की बात बिहार में भी हुई थी, नीतीश कुमार थे वहाँ। उसके बाद जातिगत गणना की बात राहुल गांधी या विपक्ष जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे वो जगह जगह जातिगत गणना की बात कर रहे थे। कायदे से तो हमारे देश में जनगणना भी नहीं हुई है अभी, पर जातिगत गणना की बात हो रही थी और कह रहे थे कि जिसको जितना संख्या उसको उतना हक मिलना चाहिए। अब यूपी में कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है उस पर जातिगत जो समीकरण है वो भारी पड़ते दिखते हैं। तो आप ये जो अभी रिजल्ट आए हैं इसमें जाति, और भविष्य में फिर अभी राहुल गांधी ने जब अपने चुनाव के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर उन्होंने जातिगत गणना की बात की, और एक दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात है। तो कई बार हम जातिगत जब समीकरण देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहने को हम सबको हिंदू बोलते हैं जो अलग अलग जाति के हैं, पर हमारा वर्ण व्यवस्था में बहुत गहरा विश्वास है, और जो जातिगत अस्मिता होती है वो बहुत गहरी होती है, और जातिगत संस्कार भी लोगों के बहुत गहरे होते हैं। इसलिए जब हम अपने विवाह की बात करते हैं या धर्म या हम संस्कारों की बात करते हैं तो अपनी जाति में हम बहुत सारी चीज़ें तलाशते हैं, और जातिगत अस्मिता की जड़ें चूँकि बहुत गहरी होती है और उसके साथ बहुत सारा इतिहास भी जुड़ा है। अब जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और उसमें जाति भारी हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं गौरव जी? सबसे पहले तो जाति, धर्म, वर्ग, दल या क्षेत्र हो या भाषा हो, ये राजनीति में स्वीकार योग्य नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ना इससे राजनीतिक दल बचे हुए हैं और ना इससे आम मतदाता या आम जनता बच पा रही है। बिल्कुल। और अब तो आप कई सरकारों को उठाकर देख लें, उन सरकारों के जो कामकाज करने के तरीके रहे हैं जी, वो सरकार जो सभी जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिस सरकार को, वो सरकार एक वर्ग विशेष को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, क्षेत्र को लेकर काम करने लगती है। और ऐसे में जो लोकतंत्र का विकृत स्वरूप सामने आ रहा है
वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देखिए पूरे देश की राजनीति, कोई मैं आज से बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम बात करें गुलामों, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के समय से, तो अंग्रेजों ने भी धर्म के आधार पर भारत में राज करने का अपना षड्यंत्र, अपना मंसूबा पूरा किया। उसके बाद जो राजनीतिक दल आए, वो राजनीतिक दल भी इन चीजों से बचे नहीं रहे। हालांकि इनका प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन वर्तमान दौर की राजनीति में देखें तो जिस तरीके से धर्म आधारित राजनीति को केंद्रित करने का काम किया गया, उसके कारण अन्य राजनीतिक दलों को दूसरे हथकंडे भी अपनाना पड़े, चाहे जाति की बात कर ले, चाहे भाषा की बात कर ले, या क्षेत्र की बात कर ले। तो अब जो परिणाम सामने आए हैं, जो बीज आपने बोए थे, फसल आपको वही काटना है। उससे ना भाजपा बची हुई है, ना उससे कांग्रेस, सपा या अन्य राजनीतिक दल बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को खत्म करना होगा कि इन बातों को, जाति और धर्म को ना लाएं, क्योंकि इससे जो असली योग्य राजनीतिक व्यक्ति है जी, वो कई जगह पर चुनाव हार जाता है जी, वो उसे जो योग्यता के अनुरूप पद मिलना चाहिए था, वो पद नहीं मिल पाता। वो चाहे बात हम संगठन की करें या बात हम करें सरकार की, तो ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति तो पीछे रह जाते हैं और कई अयोग्यों का समूह हमारे ऊपर नेतृत्व करने लगता है। तो सबसे पहले तो सभी राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। जी गौरव जी, आप बात ठीक कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन जात हो, मतलब ये इतना कॉमन है कि यदि आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपकी जात तलाशते हैं और इस बात पे बड़ा फख्र करते हैं कि हम इस जाति के हैं, क्योंकि उसकी जातिगत अस्मिता उसके साथ जुड़ी है। हर जाति का अपना एक गौरव होता है और वो जाति सोचती है कि हमारे जातिगत संस्कार में अगर हम ये सोचें कि ये जाति हमारी वर्ण व्यवस्था में नीची है, ऊंची है, तो उसके बीच भी बहुत सारी झंझट होती है। मुसलमान जो जिनको लेकर एक कहा जाता है कि साहब ये धर्म के आधार पर, जो मुस्लिमों के बीच में भी जो बहुत बारीकी से रहते हैं, ये जानते हैं, वहाँ पहले एक तो शिया सुन्नी एक अपनी जगह है, पर वहाँ पर भी एक बड़ा वर्ग है जिसमें शेख सैयद मुगल पठान भी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक आर्थिक स्थिति होती है, एक सामाजिक स्थिति होती है, उसका भी बहुत ध्यान जो है इसमें रखा जाता है। तो कहीं अभी इस चुनाव में जब हिंदुत्व का कार्ड बहुत तेजी से खेला जा रहा था, उस समय विपक्ष ने जो है, इंडिया गठबंधन ने खास करके जाति जनगणना की बात लेके आया और जब बिहार से ये बात शुरू हुई और फिर यूपी तक पहुंची, और अब के चुनाव में ये समझ में आ रहा है कि जब सबसे बड़ी बात ये हो रही कि जो अयोध्या है, जो फैजाबाद है, वहाँ पर कई कारण हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि मुआवजा पूरा नहीं मिला, लोगों में नाराज़गी थी, पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम और जो दलित थे वो भी बहुत जगह लामबंद हो रहे हैं, बहुत सारी जातियां लामबंद हो रही हैं। जब बहुत जगह जो हम जिनको कहते हैं कि ये ऐसी जातियां हैं जिनके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे कानून भी बने कि आप उनको मंदिर में प्रवेश करने दो, उनके साथ छुआछूत मत करो, उनके साथ एक सा व्यवहार करो, पर सामान्य रूप में ऐसा नहीं होता। हम बहुत बार अपने आसपास देखते हैं कि लोग, बहुत सारे लोगों को उनकी जाति आधार पर बहुत सारा आचरण करते हैं। तो ऐसे में जब ये चुनाव हुआ है तो क्या रईस जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रोशन रईस जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें क्या हिंदुत्व पे जाति जो है वो भारी पड़ी है? सबसे पहले एशियन न्यूज के तमाम दर्शकों को, हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट और आप सभी को मेरा प्रणाम। बात आपने बड़ी अच्छी मुद्दे की कि क्या हिंदुत्व जातिगत आधार पर पिछड़ गया, ऐसा मुझे होता दिख नहीं रहा है। देखिए, भारतवर्ष में जातियों की परिकल्पना जो है और इनका प्रभाव हर चुनाव पर होता दिख रहा था, हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक ये जो मैंडेट्स आए हैं, जो जनादेश मिला है वर्तमान लोकसभा के लिए, इसके 2-3 निहितार्थ हैं। इनको हम लोग विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। पहली चीज ये थी कि हिंदुत्व सही रूप में सामने ना आना, ये एक मुद्दा था। हिंदुत्व की परिभाषा कभी भी नहीं थी, इतना संकीर्ण हिंदुत्व नहीं था जिसमें भारतवर्ष में ही रहने वाले
बहुत बड़े समुदाय की अनदेखी की जाती हो, उसको लगातार टारगेट किया जाता हो, ये कभी आज से 10 साल 15 साल पहले का हिंदुत्व नहीं था। और उस हिंदुत्व की स्वीकार्यता इसमें हुई जो वर्तमान में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में एक अभिमानी योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनावों के दरमियान एक बात कर दी कि ये चुनाव जो है राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। मैंने आप सबके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात पिछले डिबेट में भी कही थी और बड़ी विनम्रता पूर्वक उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। वो ये है कि ये नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश की जा रही थी कि राम भक्त होने के लिए भाजपा का सदस्य होना जरूरी है या उस पार्टी से जुड़ना जरूरी है, इसको हिंदू भाइयों ने बिल्कुल एक तरह से नकार दिया। और हमें तो लगता है कि मैंने इस बात को कहा भी था कि क्या अब इस देश में राम को अपना कहने के लिए बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या? राम भारतवर्ष में आस्था के प्रतीक हैं, जितने सारे हिंदू भाई और अन्य धर्मों के लोग उन्हें मानते हैं, दिल में स्थान देते हैं, वो राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। वो सपा में भी हो सकते हैं, बसपा में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी हो सकते हैं, भाजपा में भी हो सकते हैं और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो सकते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर वो राम को मानते हैं तो वो रामद्रोही हैं, सिर्फ भाजपा वाले राम के प्रेमी हैं, ऐसा नहीं है। इस बात को रामचंद्र जी ने आशीर्वाद देकर यूपी में खास तौर से अयोध्या की सीट पर भी उन राम भक्तों को जिता दिया जो वास्तव में उनके जो है ज्यादा भक्त थे। सवाल इस बात का था कि रामचंद्र, एक क्लियर इसमें संदेश है कि राम जी उपासना के लिए हैं, आदर्शों को स्थापित करने के लिए, उनके आदर्शों पर हम सभी चलें इसलिए हैं। राम के नाम का गलत उपयोग जो भी करना चाहेगा इस देश में, तो हिंदुत्व जो है वो बड़ी विशाल परिकल्पना है, किसी संकीर्ण मानसिकता का नाम हिंदुत्व नहीं है, वो उस सत्ता को नकारने का काम करेगा। और दूसरी बात मैंने एक चीज और कही थी, आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों से ये जो विधानसभा और संसद की स्थापना है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये इसलिए की गई है कि जन सामान्य के मुद्दों पर वहां पर बैठकर जनप्रतिनिधि चर्चा करें और जनहित के मुद्दों पर बात हो और जनता के हितों के लिए कानून बने, इसके लिए बने हैं। हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं कि वहां पर जनहित के मुद्दों की चर्चा ना करके धर्म की चर्चा कर रहे हैं। भाई ये धर्म संसद नहीं है, ये भारतीय संसद है। इसमें भारतीय संविधान के अनुसार उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए जो लोकहित से जुड़े हुए हैं। धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का विषय वस्तु है, उसको इसमें नहीं ले आना चाहिए। किसी धार्मिक पदाधिकारी का चुनाव नहीं हो रहा है, न मंदिर के पुजारी का, न मस्जिद के मौलवी का, न चर्च के पादरी का चुनाव नहीं था। ये चुनाव जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भारतीय जनमानस के उपयोग के लिए बनाए गए कानून के तहत हो रहा था, उसमें इस तरह की बात आने नहीं चाहिए थी। एक चीज। दूसरी चीज, एक चीज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जाति से भी बढ़कर ऊपर ये चुनाव गए। वजह यह थी कि जब एक सवाल आपने बड़ा अच्छा किया कि अयोध्या सीट भी लल्लू सिंह साहब के बेटे हार गए, तो वहां पर दिक्कत और कुछ नहीं थी। सवाल इसका जाति से कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ एक स्टेटमेंट आया बीच चुनाव में आया कि सत्ताधारी पक्ष के कुछ नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब की बार 400 पार और 400 पार आते ही संविधान का जो है परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदला जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेतागण अब तो इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन उस पहले जबरदस्त इसको प्रचारित किया गया। और यही नहीं, इसके पहले भी अनंत हेगड़े साहब, ज्योति मिर्धा जी और क्या कहते हैं 2014 में तो मोहन भागवत जी ने भी इस बात को आरक्षण की समीक्षा करने का संकेत दे दिया था कि वहां पर फिर से समीक्षा किया जाए। जिस रूप में आरक्षण लागू किया जा रहा है वो जो है आधार नहीं है। तो इन सब चीजों के चक्कर जो बहुजन समाज का एक बड़ा तबका जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है, उसे पता है कि इसी संविधान के तहत इस वर्णवादी व्यवस्था में भारतवर्ष में हमें वो सारे अधिकार मिले हैं जिनके दम पर आज हम आपके टीवी पर बैठकर बहस कर रहे हैं। तो ये अधिकार अगर छीनने की कोई कोशिश करेगा तो सवाल जाति और धर्म का तो बचा ही नहीं, पापी पेट का सवाल है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। जो बसपा का कोर वोटर था यूपी में,
वो बिल्कुल जब जो 2014 में जो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया था हिंदुत्व के नाम पर, इस चुनाव में आपने देखा होगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ थोक के भाव में संविधान बचाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वो पलटता हुआ यूपी में और पूरे देश में दिखा। जी इस जी, मैं वजह आपको से सत्ता पक्ष रोशन को साहब, खास तौर से यूपी में जी। मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है रोशन साहब, हम और आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है जसविंदर बग्गा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हासिल कर ली, आपने छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट हासिल कर ली, पर जो यूपी है जिसको लेकर बड़ी बातचीत हो रही है, या बाकी अन्य राज्यों में जो बीजेपी पिछले 2 चुनाव में अपने बूते आई थी, इस बार यूपी जहाँ पर कि काशी विश्वनाथ हैं, जहाँ पे अयोध्या है, जहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, 80 सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी को थोड़ी शिकस्त हुई, और भी राजस्थान में भी उनका थोड़ा ग्राफ गिरा, और धीरे धीरे ग्राफ गिरते गिरते जो है वो बहुमत से दूर हुई। अब ये इस बात की बहुत समीक्षा हो रही है कि जब मंडल आयोग आया था तो ये लगा था कि देश में बहुत गदर मची थी और बहुत तमाशे हुए थे, और लोगों को लगा था कि इस तरह से यदि आरक्षण दिया गया तो बहुत दिक्कत होगी। विपक्ष ने पूरे चुनाव में 2 बातें कही। उसने कहा कि अगर ये 400 पार गए तो ये संविधान बदल डालेंगे, और ये संविधान बदल के आरक्षण भी छीन लेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतने अनुपात में हम आरक्षण देंगे। ये बात विपक्ष ने बार बार कही। अब जो भी परसेप्शन बना, जो नैरेटिव बना, जो भाजपा के नेता बोल रहे थे और जो विपक्ष के बोल रहे थे, पर अंततः हम देखते हैं कि यूपी में कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम और बाकी गैर हिंदू, जिनको कहा जा रहा था कि जैसा कि अभी हमारे एक सहयोगी कह रहे थे कि जो राम मंदिर नहीं गए वो राम के शत्रु हैं या राम को नहीं मानते, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। क्या आपको ऐसा लगता है जसविंदर जी कि इसका भी असर कहीं चुनाव में दिखा कि हिंदुत्व पे जाति भारी दिखी? सुभाष जी, आपको, आपके विद्वान पूरे पैनल को और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और मुझे लगता है कि भारत में एक नए राजनीतिक सूर्योदय का हम आरंभ देख रहे हैं। किस प्रकार से कि 10 वर्षों तक भारत में 140 करोड़ जनता के बीच सेवा करते करते एक प्रधानमंत्री तीसरी बार अपने लिए एक सेवा का अवसर और मांगता है, और भारत की जनता उन्हें उतने ही वोट देती है जितने वोट 2019 में देकर उन्हें सत्ता में लेके आई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी का मोदी के नाम पे मांगा गया वोट लगभग 0.7% ही कम हुआ है। इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि देश ने उन्हें नकारा है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम 11 में 10 सीटें जीते हैं, मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीत गए हैं, दिल्ली की 7 की 60 सीटें फिर से हम जीते हैं, हिमाचल की 4 की 4 जीते हैं, उत्तराखंड की 5 की 5 जीते हैं, उड़ीसा में हमने अपनी टैली बढ़ाई हुई है, तेलंगाना में अपनी टैली बढ़ाई हुई है, केरल में हमने शुरुआत की है साहब, दक्षिण में हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, पंजाब में हमारा वोट परसेंट बढ़ा है। कुल मिलाकर देश में मोदी जी के नेतृत्व को लेकर एक सकारात्मक माहौल दिखता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि उत्तर प्रदेश में हम कहीं ना कहीं कुछ कारणों से चूक गए हैं, और उन कारणों की गंभीर समीक्षा, गंभीर चिंतन आज की इस बहस में होती मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि मैं भी अपनी बातें उस चिंतन में रखना चाहूँ। जी जी जरूर। हमने पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर प्रारंभ किया था कि 10 वर्षों में हमने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए किस प्रकार है। हमने ये बात लोगों के बीच में रखी कि कैसे 64 वर्षों तक भारत का विकास कहां पर था और 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में विकास कहां तक पहुंचा है। हमने एयरपोर्ट्स की बात की, हमने राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की है, हमने IIT की बात की है, NIT की बात की है, एम्स की बात की है, हमने किस प्रकार 4 करोड़ पक्के मकान दिए हैं उसकी बात की है, हमने 50 करोड़ जनधन खातों की बात की है साहब, और हमने 11 करोड़ शौचालय की बात की है। हमने ये भी बात की कि अगले 5 वर्षों में हम इन कार्यों को लेकर कहां तक पहुंचना चाहते हैं। हमने तो ये भी बात भारत देश के सामने रखी कि हम 2047 के विकसित भारत की कल्पना को लेकर आज काम कर रहे हैं। 2047 तक मोदी जी होंगे या नहीं होंगे, भाजपा की सरकार होगी या नहीं होगी, हमारी संकल्पना यह है कि देश रहना चाहिए। नेता आएगा जाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश अक्षुण्ण रहना चाहिए। उस अक्षुण्ण देश के लिए, उस विकसित भारत के लिए कल्पना को लेकर काम करने का पूरा विजन हमने देश के सामने रखा। ठीक है जसविंदर जी, आपने देश के सामने विजन रखा और आपका नारा भी था सबका साथ सबका विकास। पर जब आपके नेता भाषण दे रहे थे
तो कहीं कहीं वो इतना तमाम डेवलपमेंट की बात और 10 साल में आपने जीडीपी को ऊपर ले गए, सब ले गए, पर चुनाव आते आते ऐसा क्या हुआ कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, आपकी साइकिल छीन लेंगे, आपकी ज़मीन छीन लेंगे, ये आए तो ये करेंगे वो करेंगे, और धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना कि जो बीजेपी अपने बूते पर अपने काम पर ही बात करती, वो किसी तरह की बात नहीं करती। तो भी आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमारा वोट परसेंटेज बहुत 0.7% कम हुआ, पॉइंट, पर आप जीत रहे थे। पर आप जिस तरह से जब भाषणबाजी चालू हुई और अंततः जो है जिसको समापन की ओर गए, तो जो फिल्म का एंड होता है वो वहीं जाके फिर वो उन सारी बातों को हुआ जिन बातों से नहीं होना चाहिए था। तो लोगों को मुझे लगता है कि ये बात कहीं अच्छी नहीं लगी। रईस खान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं रईस भाई आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि आप लोग इसको किस दृष्टि से देखते रहे। आप सभी को और आपके सभी श्रोताओं को मैं बहुत नमस्कार करता हूं। देखिए सुभाष जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये चुनाव लड़ा, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश की जनता ने लड़ा। वो जनता ने लड़ा जिनको इस देश का संविधान बचाने की चिंता थी, जिसे इस देश के लोकतंत्र बचाने की चिंता थी, जिस संविधान पर, जिस लोकतंत्र पे विगत 10 सालों में किस तरह के हमले हुए हैं, उसको किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से अपने जो विरोधी दल है, जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं रहते हैं, उन्हें प्रताड़ित करना, जेल में भेजा जाना, चाहे किसी भी तरह की अन्य बातों से कहीं ना कहीं ये बात है। और देखिए, संविधान बदलने की बात वो कांग्रेस पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ये इनके नेता नहीं किए। जैसे हमारे अभी विश्लेषक जी ने 2 नाम बताया कि जो मिर्जा जी ने बोला, आनंद हेगड़े ने बोले, मैं इनको बताऊंगी कि जो फैजाबाद के सांसद थे उन्होंने भी संविधान बदलने की बात की। राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, उन्होंने भी संविधान बदल। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे अपने चुनाव में 400 पार की बात कर रहे थे, और 400 पार की बात ही इसीलिए कर रहे थे कि वे संविधान बदलने की बात कर रहे थे। और जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो इतने बखान किए, तो मैं, आप भी देखे होंगे और जो हमारे सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, श्रोता बैठे होंगे, चुनाव में इस तरह की बात नहीं आई कि अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनाव लड़ा जाए। जैसे कांग्रेस पर, देखिए मैं आपको मूलभूत अंतर बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रचार में और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में। हमने अपनी जो 5 न्याय गारंटियां, जो 25 गारंटियां थी, जिसमें युवाओं के लिए 30 लाख भर्तियों की बात थी, उनको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जब तक उनको नौकरी लग जाती वो थी, महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए प्रति माह देने की चाहे बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों को MSP देने की बात हो, और हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, इन सब के लिए कुछ न कुछ जो हमारे घोषणा पत्र में एक बहुत अच्छी बातें थी, जिनसे उनका आर्थिक स्तर, जीवन स्तर और सामाजिक स्तर सभी ऊपर उठ पाए। हमने इन बातों को लेकर चला। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचार में अंतर है, देखिए सबसे पहले तो उनके चुनाव प्रचार में हमारी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, हमको लेकर चुनाव लड़ रही है। उनके उसमें एक बिल्कुल जैसे एकाधिकार और एक व्यक्तिवाद रहता है, केवल और केवल वो मोदी जी के नाम पे, मोदी की गारंटी और एक तरह का जो अधिनायकवाद रहता है, उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसे देश की जनता ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। देखिए यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की आ रही, तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे तमिलनाडु में 0 सीट रही हो, ऐसी बहुत से राज्य हैं जहाँ पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके क्रियाकलापों को नकारा है। देखिए बात इससे पहले जो 10 साल में जो वादे किए गए थे, महंगाई 100 दिन के अंदर कम किए जाएंगे, वादे के साथ ही सत्ता में आई थी। उन्होंने बुलेट ट्रेन तो नहीं चलाया, लेकिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ तो उन्होंने महंगाई को बढ़ाया। उन्होंने बात किया था किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो किसानों की आय दुगनी दूर करने की तो दूर की बात, साल भर तक किसान सड़कों में बैठकर अपनी कठिनाइयों में 700 से 800 किसान भाइयों ने उस आंदोलन में अपने हक के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन इस सरकार की, जो किसान विरोधी सरकार के काम पे जूं तक नहीं देगी। 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के खाते में डाला जाएगा, जो काला धन है उसको वापस लाकर, ये बातें पे उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। जो 10 साल होगा, 10 साल कोई कम समय नहीं होता सुभाष जी, किसी भी सरकार के लिए अपनी योजनाओं के इम्प्लीमेंट के लिए और लोगों की तरक्की के लिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य रहता है कि वो अपने जो जिस जनता ने, जिस भारत की आबादी 140 करोड़ जनता के लिए सोचे। लेकिन इस सरकार ने सोचा चंद मुट्ठी भर 22 से 23 जो उद्योगपति है, जिसमें से कई लोग 16 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उनके पर आज तक कोई कार्रवाई किसी भी तरह से नहीं हुई, चाहे अडानी और अंबानी जो उद्योगपति। रईस भाई
सुनिए ना, मैं आपको एक जगह एयरपोर्ट से रोकता हूँ। लेकर हर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं कि क्या हिंदुत्व पे जाति भारी पड़ी, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो चुनाव का विश्लेषण हम कर रहे हैं, तो कहां पर ऐसा लगा कि जो जातिगत समीकरण, जैसे बीएसपी का एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक बीएसपी का खिसका ऐसा माना जा रहा है और वो शिफ्ट हुआ। मुसलमान जो छितरे हुए थे वो एकजुट हुए, दलितों को लगा कि ये कहीं आरक्षण खत्म ना कर दें, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो इंडी गठबंधन था उसने ये परसेप्शन बनाने की भी कोशिश की और कुछ हद तक सफल रहा कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इस तरह की बातचीत भी हुई, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण भी बना। तो ये जो चुनाव है, खास करके मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी पट्टी की बात मैं कह रहा हूं कि हिंदी पट्टी में जो बीजेपी का पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि एक तरफा दबदबा है, वो कम हुआ। तो भले ही उड़ीसा वो जीते हैं, उड़ीसा में उनकी सरकार बन रही है, वो टीडीपी के साथ, आंध्रा में वो जो है मिलके उन्होंने बहुत जीत हासिल की है, ओवरऑल उनकी संख्या बड़ी हो। पर अगर हम नंबर गेम में देखते हैं तो नंबर गेम में वो 303 से घट के 240 पे आए हैं। तो ये इसमें जातिगत जो खेल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुभाष जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मोदी सरकार ने जो 2014 में, चाहे हमारे दलित भाई रहे चाहे सभी भाई रहे, उन सबको एक तरीके से उन्होंने उनके दिमाग में इस तरह का एक विष डालने की कोशिश किया जो हमारा भारत का एक शुरू से आदिकाल से गंगा जमनी तहजीब रही है और एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग एक फूल की तरह बड़ी खूबसूरती से और बड़े प्रेम भाव से सद्भाव से रहा जाता था। इसलिए सबसे बड़ा हमारा देश का खूबसूरत और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक उनमें ये भावना भरी कि आप हिंदू हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हिंदुओं के विरोधी है, इस तरह की भावनाएं डालकर वोट लिया। लेकिन उसके बाद में आपको इसी बात पे ही आ रहा था कि महंगाई बढ़ाने में जो गैस के रेट बढ़े उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, कोई जाति भेदभाव नहीं किया, उसमें सभी के लिए एक राय, चाहे बेरोजगारी की बात रही उसमें भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने यही बात मैं कह रहा था कि अपने जो क्या उनकी योजनाएं रहेगी आने वाले साल के लिए या 10 सालों में उन्होंने इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए, इस देश के अंतिम छोटे व्यक्तियों के लिए क्या किया, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने केवल और केवल जाति धर्म के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है उसी के अनुसार ही लोगों को बांट कर राजनीति करने की कोशिश की। और अभी देश की काफी बहुसंख्यक जनता को समझ में आ गया कि केवल और केवल एक ये ठीक है रईस भाई, है समान मंगलसूत्र। चलिए हम लोग गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव भाई, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, अभी इधर हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल से, वैसे भी जब भी चुनाव आते हैं तो धार्मिक जो प्रवचनकार हैं वो बहुत अचानक से बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वो बढ़ के ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। अभी एक सर्वे आया था पिछले दिनों चुनाव के दौरान और ये बताया गया था कि मुस्लिमों की आबादी जो है हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गई है बड़ी संख्या में, जबकि हमारे देश में जनगणना नहीं हुई, हमारे देश में ये कुछ नहीं हुआ। हम दो हमारे 12 जैसी फिल्म आती है, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती है, बहुत सारी फिल्में आती हैं सिनेमा के जरिए, बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ये बताने की कोशिश की कि अगर यही आलम रहा तो हिंदू थोड़े दिन बाद हाशिए पे चले जाएंगे और उनकी दुर्गति कश्मीर जैसे होगी जैसे वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। और जो प्रवचनकार हैं, जो बहुत जिनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वो हिंदुओं को ये सलाह देने लगे कि आप 4 बच्चे पैदा करो, कोई और ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात करने लगा। अभी जो बात रईस कह रहे थे, बाजार एक, महंगाई एक, पेट्रोल एक, दुख तकलीफें एक, बेरोजगारी एक, सारी जद्दोजहद एक सी, पर जब बात आ रही है तो अलग अलग बात हुई। ये बात जब चुनाव में आती है, खास करके जब तमाम तरह की जीडीपी की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, विश्व गुरु बनने की बात होती है, पर घूम फिर के वो फिर कहीं ना कहीं मामला जाति पर, हिंदुत्व पर, धर्म पर, इस पर आकर केंद्रित होता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं गौरव जी? तो मैं अलग फर्क महसूस कर रहा हूँ। राजनीति भले धर्म की बड़ी थी, भले अन्य राजनीतिक दलों ने जातिगत आधार पर चुनाव
को लड़ा और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन असल मायने में जो मुद्दे आपने गिनाए उसके साथ साथ मैं 2-3 मुद्दे और आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ अपने प्रत्याशियों का चयन किया था, जो एकला चलो की ब्रांडिंग शैली अपनाई थी, और जो गलत प्रत्याशियों और मुद्दों का जो चयन किया गया, जिस तरीके से गलत मुद्दे जनता के सामने रखे गए, उससे जनता ऊब गई और जनता वोट देने नहीं गई। लेकिन इसी के साथ में एक बात और कहूंगा कि आखिर ये यूपी में ही जातिगत चुनाव क्यों जीता गया? ऐसा नहीं है। सभी पूरे देश में एक जैसे मुद्दे सभी जगह पर हावी थे। अगर जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जा सकता था तो मध्य प्रदेश में क्यों 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई? क्यों 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जातिगत आधार पर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों में जातिगत आधार एक छोटा सा मुद्दा हो सकता है। अब आप देखिए कि आप बात कर रहे हैं अपन कि जातियों को दूर रखना चाहिए, राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहिए, और जाति साधु की भी ना पूछें। 3 साधु मैं राजनीति में प्रमुख तौर पर देख रहा हूं। आदित्य योगीनाथ जी हैं, उमा भारती हैं, उसके बाद साक्षी महाराज रहे, प्रज्ञा ठाकुर रही। इन सबने एक जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की आप राजनीति देख लें, मुख्यमंत्री किसी एक जाति का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता। ऐसी परिस्थिति में जो उनको मूल काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया, और जो उनकी जाति के लोग थे वो सर उठाकर इतनी तेजी के साथ खड़े हो गए कि अन्य जातियां उनके विरोध में खड़ी हो गई, उन्होंने उसे वोट दिया। एक आधार में ये भी मानकर चल रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। आप क्यों आदिवासी नेतृत्व के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू की जो योग्यता है वो आदिवासी होने के कारण नहीं है। द्रौपदी मुर्मू की योग्यता उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके काम करने की शैली के कारण है। इसके पहले वाले चुनाव में हम देख लें तो रामनाथ कोविंद के नाम पर यही किया गया। आखिर आप योग्यता को महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं? आप योग्यता को महत्व दीजिए, धर्म कीजिए, राजनीति में शामिल कीजिए, लेकिन धर्म को इतना भी ना कर दें कि आप उसे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बना लें, या जातियों को आप वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बना लें। इससे बचेगी सरकारें, तभी काम चल पाएगा, वरना इससे भी बुरे दिन हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। जी गौरव जी, आपने ये ठीक कहा। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जब वोटों का टिकट बांटने का काम करती हैं, चाहे कोई हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, वो जातिगत समीकरण को पहले देखती कि वहाँ पर जातिगत समीकरण कैसा है। अब जातिगत समीकरण में जब हम धर्म की बात करेंगे और जाति की, तो अगर हम स्ट्रक्चर को समझें अपने यहाँ के, तो धर्म के रूप में हो सकता है कि मैं हिंदू हूँ, पर जैसे ही मुझे याद कोई दिलाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो फिर मैं सर्व ब्राह्मण समाज में जाता हूँ। फिर उसमें भी मुझे कोई याद दिलाता है कि मैं कानकुब्जों की सरयुपारी हूँ तो मैं उसमें भी विभक्त होता हूँ। तो ये एक बारीक विभाजन होता जाता है धीरे 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 धीरे, और ये विभाजन जो है वो फिर वो जातिगत अस्मिता में तब्दील होता है। तो मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं कि अगर जाति गणना या जाति प्रभाव ही बहुत होता तो मध्य प्रदेश में यूपी जैसा जातिगत समीकरण नहीं था। आप बात करें मध्य प्रदेश की सीटों की बात करें तो ट्राइबल सीटों के अलावा जो एससी की सीटें हैं या मुस्लिम डोमिनेशन उतना नहीं है जितना कि यूपी में है। यूपी जो है एक बड़े पैमाने पे 15% आबादी जो है वो वहाँ पे एक डोमिनेट करती है, और दलित वहाँ पर जो है, बहन मायावती वहाँ इसीलिए मुख्यमंत्री बनती हैं कि वो दलितों का वोट बैंक उनके साथ होता है। तो वहाँ की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि ये चुनाव में जो सबसे बड़ा कहना चाहिए सबसे रोल मॉडल अगर कोई राज्य था बीजेपी का तो वो यूपी था, और वहाँ भी सबसे बड़ी बात थी अयोध्या थी, जो भगवान राम को ये इन्होंने विज्ञापन दिए थे भाजपा ने फ्रंट पेज पे कि जो भगवान राम को लाए आप उनको लाइए। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसीलिए ये बातचीत हो रही है कि हिंदुत्व पे जाति भारी पड़ी। ये एक तरह से बातचीत है। रोशन जमीर साहब जो हैं राजनीतिक सलाहकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं और यूपी से हैं। मैं इसको समझना चाहता हूं कि ये जो बात हो रही है अभी गौरव चतुर्वेदी जो कह रहे थे उससे परे हटकर, ठीक है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट आई, छत्तीसगढ़ में 10 सीटें आई, बहुत जगह आई, तो यहाँ पर उस तरह जाति कार्ड नहीं चला जैसा यूपी में चला, या वो हिंदुत्व पे भारी दिख रहा है। इस पे थोड़ा आप बताएंगे। जी,
बहुत शुक्रिया फिर से मौका देने के लिए, बोलने के लिए। देखिए, इस जनादेश के मायने निकालते हैं जब तो दो तीन चीजें आती। ये सिर्फ जातियों का खेल नहीं था, इसको थोड़ा सा और विस्तार में हम जानते हैं। जैसा भाई हमारे भाई ने कहा कि सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं थे, बल्कि जो मूलभूत मुद्दे थे उनसे सत्ताधारी दल का जो बिखराव था, वहां से दूरी जो बनी हुई थी, उसके आधार पर लगभग सभी जाति धर्म के लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तौर पर मतदान किया। हमारे बग्गा साहब अभी कह रहे थे कि नेशन वाइज लगभग 0.7 या 8% की गिरावट वोट में आई। बिल्कुल एग्रीड। उत्तर प्रदेश में 8% की गिरावट है, बिहार में 8% की गिरावट है आपकी, 8 से 9% की। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए। तो जहां जहां पर आपने ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश को आपने जाति और धर्म की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसका स्पष्ट जनादेश आया। अहंकार की भाषा जो थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष पद पर बैठकर जिस स्तरहीन बयानबाजी उन्होंने चुनाव के दरमियान की, उसके लिए देश कभी उन्हें माफ नहीं कर सकता। सत्ता मिलना, सत्ता जाना, ये कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। और 240 के आंकड़े से सरकार बना लेना, ये कोई इतिहास में स्वर्णिम अध्याय नहीं जुड़ रहा है। आप इस जनादेश के और भी अर्थ निकालें कि आप ये बताइए कि दुनिया में पहला ऐसा महामानव है जिसके नाम पर भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हो जाते हैं। चुनाव के दरमियान आप योग साधना और ध्यान साधना में चले जाते हैं और बताते हैं कि मैंने सूरज को बस में कर लिया है और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं अविनाशी हूं। इस तरह की बयानबाजी की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? अगर आपने 10 साल में युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं के मान सम्मान की सुरक्षा की है, अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी दी है आपने, और भारत पाकिस्तान को तो आपने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, चाइना आपके नाम पर थर थर कांप रहा है, जीडीपी को आपने पूरा विश्व में सबसे ऊपर कर दिया है, पर कैपिटा इनकम आपकी बांग्लादेश से भी नीचे आ जाती है, तब भी आप मानने को तैयार नहीं है। विश्व गुरु आप पहले से बन गए थे। जो है कोविड वैक्सीन की कहानी नाम दोहराएं तो ज्यादा अच्छा है। इन सारे चीजों के बावजूद भी जहां पर ये देखिए जनादेश की थोड़ी सी और व्याख्या कर लें। बनारस जो है बहुत पवित्र नगरी है हिंदू भाइयों की दृष्टि से, वहां पर आप जाते हैं वोट लेने के लिए। 2 चुनाव में आपको बेहतरीन जनादेश के साथ, बेहतरीन बहुमत के साथ आपको जनता स्वीकार करती है। तीसरे में आपको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष नहीं करना पड़ता, आप हारते हारते बचते हैं। 7 राज्यों के राज्यपाल जाते हैं किसी एक चुनाव के दरमियान, किस प्रोटोकॉल के तहत गए थे, ये विचार करने का विषय है। ये संवैधानिक मामला है। सवाल किसी पार्टी के विरोध का नहीं है या मोदी जी से विरोध का नहीं। सवाल इस बात का है 7 राज्यों के राज्यपाल जाते हैं चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने के लिए, वहां पर किस प्रोटोकॉल के तहत जाते हैं, क्या बता के जाते हैं कि वहां पर इतना दिन क्या हो रहा है। आप 3000 सैनिकों के साथ जाके योग साधना करने चले जाते हैं। इसका खर्च चुनाव आयोग ने क्यों नहीं संज्ञान लिया इस बात को? अगर चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठता है तो खराब लगता है सत्ता पक्ष को, हमें भी खराब लगता है कि हम अपने देश की ही किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों किया? जिस जगह पर आप 5 लाख के मतांतर से जीतते आए हैं, वहां पर 1,52,000 या समथिंग, क्लियर आंकड़े मुझे नहीं है, 1.5 लाख के इर्द गिर्द से आप जीत पाते हैं, और वो भी 2 राउंड पिछड़ने के बाद। तो ये जनादेश कुछ तो कहता है ना, ये कुछ तो कहता है। दूसरी चीज ये है कि आप इस बात की कल्पना करिए कि पूरे भारतवर्ष में सर आपने बहुत चुनाव कवरेज किया होगा, सन 2014 और 2019 में मूल मुद्दे जो थे इस देश में, इस बात को समझिए, 3 मुद्दे मैं गिना रहा हूं, तीनों सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सर्वधर्म संभाव, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके बाद सारे मुद्दे आते हैं। ये बेसिक मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर पूरे 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या विपक्ष के साथ कोई एक विमर्श दिखा दीजिए 10 साल में।
मणिपुर जैसे सेंसिटिव मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी 45 दिनों तक मणिपुर जलता रहा और एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, अपने गुणगान में व्यस्त रहे। संबित पात्रा उन्हें बताने पे ये लगे हुए थे कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त हो गए हैं। इस बड़बोलेपन ने जनता को एक संदेश दिया, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने किया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उन सेकुलर मतदाता हिंदू भाइयों का जिन्होंने इनको आईना दिखाया। मुसलमान तो इनको पहले भी वोट नहीं देता था, लेकिन ये जो आईना दिखाया है, मैं सैल्यूट करता हूं उस सेकुलर और हिंदू मतदाताओं भाइयों बहनों का, जिन्होंने इनके अहंकार का ये जवाब दिया कि ये भारत है, भारत की आत्मा में सेकुलरिज्म है। हम लोग एक जगह पे साझा संस्कृति की विरासत है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आप नहीं कर सकते। 2014 और 2019 में अगर कोई पत्रकार पहुंच जाता था और पूछ लेता था कि भाई ये बताइए कि रोजगार का क्या हाल है, तो लोग मोदी 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 कहने लगते थे, पत्रकार बेचारा चुप हो जाता था। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में कहीं भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला, मोदी मैजिक गायब था। और ये जो चुनाव का अंतर है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, 8 दिन तक चुनाव परिणाम, अगर आज चुनाव हुआ तो मत प्रतिशत जो है, ये जो चुनाव आयोग है इसने अपनी भूमिका निष्पक्ष नहीं निभाई है। इस बात को बड़ा आरोप में बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आज अगर चुनाव हुआ है तो इसके आधिकारिक आंकड़े 8 दिन बाद जारी हुए हैं। किसके इशारे पर हो रहा है सब? रोशन साहब, रोशन साहब, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ जसविंदर बग्गा हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। जसविंदर जी बोलिए। मैं कुछ चीजों को क्रमबद्ध कहने की कोशिश करूंगा, ऐसा सोच रहा था, लेकिन इतने सारे विषय आपके राजनीतिक सलाहकार रोशन जी ने दे दिए हैं कि मुझे लगता है कि मैं क्रम से प्रारंभ करता हूं। मोदी मैजिक खत्म हो गया इस चुनाव में साहब। मोदी मैजिक इतना था कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के काम और चेहरे के दम पे जो चुनाव लड़ा, जितनी सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली, उतनी सीटें पूरे देश के विपक्षी गठबंधन को प्राप्त नहीं हुई है। उस विपक्षी गठबंधन को जिसको पूरे विश्व के लोग भी फंडिंग और नैरेटिव वाइज सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटों से कम सीटें प्राप्त करके आज देश में है साहब। मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कल से इसी बात को लगातार विभिन्न चैनलों में बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों में क्यों गम का वातावरण आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कांग्रेस सिर्फ 99 सीटें पाके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह प्रसन्न होकर घूम रहा है साहब। ये ठीक बात है कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, मोदी जी 400 पार नहीं पा सके, लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार, ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार देश की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। और दूसरा बहुत बड़ा विषय इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से मत प्रतिशत को 7 दिन के बाद बताया गया, और उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अगर आप राजनीति को थोड़ा सा समझते हो और मतों को, ईवीएम को, गिनती को, वोट को, काउंटिंग को अगर आप गंभीरता से बूथ स्तर पर समझते होंगे ना सुभाष जी, तो होता क्या है, जिस समय ईवीएम पे वोट पड़ते हैं, जिस समय मशीन बंद होती है, हर राजनीतिक दल का एजेंट वहां पर होता है, जिसे कागज दिया जाता है कि कुल वोट कितने थे और कुल वोट कितने पड़े। उसके बाद डिक्लेरेशन 2 घंटे में हो कि 2 महीने बाद उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वोट की गिनती तो आपके एजेंट के हाथ में रहती है साहब। इस बात को मुद्दा बनाना, इस बात को आरोप लगाना, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप राजनीतिक विश्लेषक रूप में यहाँ बैठे हैं और इस बात के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरा विषय उत्तर प्रदेश का जनादेश। 2 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। एक्चुअली में हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो गौरव चतुर्वेदी जी हैं, उनको किसी और भी जगह जाना है, तो मैं गौरव जी चाहूंगा कि ये जो बातचीत हो रही इसमें आप थोड़ा सम अप करके अपनी बात रखें। जो परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अब उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए। किन मुद्दों के कारण वो पीछे रही है उसका विश्लेषण करना चाहिए और आगे सर्व संभाव के साथ सर्वस्पर्शी सरकार चलाने की कोशिश करना चाहिए। मुख्यमंत्री भले, प्रधानमंत्री भले कोई भी हो, लेकिन एक ऐसी सरकार हो जो सबका साथ और सबका विकास सही मायने में कर सके। ठीक है गौरव जी। मैं चाहूँगा कि जसविंदर बग्गा जी, मैंने आपको रोका था, आप चाहें तो अपनी बात समापन करके, आपको भी कहीं जाना है तो आप अपनी बात, जो भी कहने बची हुई बात आप कह सकते हैं। मैं क्या कह रहा था, मैं 2-3 बिंदु बड़े छोटे छोटे रखता हूं कि उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का जनादेश हमारी सीटें कम करता है। इसके पीछे का कारण है इंडी गठबंधन ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने वहां एक भय का वातावरण बनाया,
फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर ज्यादा आएंगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और इस भय के वातावरण ने एक खास वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिएगा कुछ समय में सारा वातावरण दूर होगा। और दूसरा विषय बीच में आया था सबका साथ सबका विकास वाला, कि किस प्रकार से महंगाई पर और रोजगार पर और बाकी चीजों पर सब चीज एक होती है। मोदी जी के 10 वर्षों में अगर आपने गंभीरता से अध्ययन किया होगा, सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा थी वो यही थी कि अगर पक्का मकान बनेगा गरीब के लिए तो कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं होगा, अगर घरों में साफ पानी आएगा तो हिंदू और मुसलमान के घर में बराबर आएगा, अगर बिजली जाएगी तो हिंदू और मुसलमान के घर में बराबर जाएगी, शौचालय बनेंगे तो कोई जाति भेद का भाव नहीं होगा, 50 करोड़ खाते खुलेंगे तो हिंदू के भी खुलेंगे और मुसलमान के भी खुलेंगे। यही तो है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी वर्ग भेद नहीं किया, कभी जाति भेद नहीं किया, कभी किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहते हुए, क्योंकि मुझे एक और डिबेट में जाना है, मैं आपसे माफी मांगते हुए विदा लेता हूं। सुभाष जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत जसविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लौटूंगा, हमारे साथ में रोशन जमीर साहब जुड़े। मैं रोशन साहब ये एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जो कहा गया कि संविधान बदल देंगे, ये जो है आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और जो अखिलेश यादव ने जिस तरह से दलित व्यक्ति को ऐसी जगह से उतारा जहाँ से कि वो दलित सीट नहीं थी, बहुत सारे प्रयोग किए, तो वो प्रयोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी, जिसको मोदी जी 2 शहजादे कहा करते थे, और उनको लगता था कि ये शहजादे जो हैं ये बड़बोलापन कर रहे हैं। पर हम राहुल गांधी की तरफ आते हैं लौट के, तो राहुल गांधी ने अपनी 2 यात्राओं के जरिए अपनी छवि जो उनके लिए नैरेटिव बनाया जा रहा था उसको तोड़ा। जिस तरह से उनको कहा जा रहा था, हल्के में लिया जा रहा था, उन्होंने बिल्कुल इसमें हार नहीं मानी। और ये जो 2 लड़के थे, जो ये 2 लड़के की जोड़ी थी, इन्होंने फिर से एक बार एक गेम चेंजर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये जो अभी जो कुछ हुआ, ठीक है कि अभी सत्ता से दूर है और एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा, पर क्या लगता है आने वाले समय में ये जो कुछ अभी घटित हो रहा है ये किस तरफ ले जाएगा? प्रश्न है आपका। देखिए, जब विपक्ष जो था इतना कमजोर था, 2014 और 2019 में विपक्ष जिस हालत में था वो किसी सूरत जिंदा था, अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। यहां से राहुल जी के और माननीय अखिलेश जी के ऊपर एक आरोप लगता आया था कि इन दोनों को राजनीति जो है वो विरासत में मिली हुई है, इनके अपने कोई कर्म नहीं है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार कर रही थी। जब मतलब जो है सैल्यूट करना पड़ेगा उस आत्म जी। चलिए, जब तक हमारा संपर्क रोशन साहब से टूटा है, हमारे साथ रईस खान जी हैं। रईस भाई, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। कल मैं एक टीवी पे खबर देख रहा था कि मुस्लिम महिलाएं बोले वो 1 लाख रुपए मांगने के लिए, 8,000 रुपये मांगने के लिए वो कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई, यूपी में समाजवादी के कार्यालय में पहुंच गई। भाई, उनकी तो सरकार नहीं आई है। तो ये जो मीडिया जिस तरह का नैरेटिव बना रहा था, या अभी भी बना रहा है, या बहुत सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव बना रहे हैं, जिस तरह की छवियां गढ़ी जा रही है, ये छवियों से भी लोग अब धीरे धीरे परे हो रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। कल मैंने भी एक राष्ट्रीय चैनल पर देख रहा था, वो चैनल पे जिसको विगत 10 साल से एक तरह से कहा जाए कि सरकार का महिमा मंडन, और या सीधा सीधा कहा जाए मोदी मीडिया, मोदी जी का महिमा मंडन करने वाला चैनल, जो हर कदम पर, चाहे चुनाव हो चाहे हर उसने मोदी का महिमा मंडन किया। तो ये एक पूरी तरह से वो जो खबर लग रही थी वो प्रायोजित था, क्योंकि आज जो आम मतदाता इतना कम पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, उन्हें ये चीज का ध्यान है कि किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो बनाई है, जो वादे किए हैं, तो जब उनकी सरकार आएगी, जब उनकी सरकार सत्तासीन होगी, तभी उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। तो इस तरह से भीड़ इकट्ठा दिखाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है कि चले गए? नहीं, वो सब चले गए, अब तो हम ही हैं। अच्छा, उनका बड़ा वो बात कर रहे थे कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, सबके लिए है, कि ये कोई मोदी जी का एहसान नहीं है,
ये हमारे देश के नागरिकों को एक संवैधानिक अधिकार है कि जो सरकार की जो योजनाएं आती है और जो सरकार की योजनाओं का पैसा रहता है उसमें भी किसी जाति धर्म का नहीं, वो पैसा जनता की जेब पे ही आता है। वो जो सरकार के संसाधन आते हैं वो कोई जाति धर्म वर्ग देख के नहीं आते, तो सभी का आता है। उन संसाधनों पे देश का सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, सबका वो समान अधिकार रहता है। जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे में ही पूरी तरीके से अंतर चलिए है। अपन उसको एक तरफ रखते हैं, एक नई बात करते हैं। रोशन साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ, कल मायावती ने अपने उसमें मुसलमानों को गरियाया और उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमने इनको इतनी टिकट दी। तो जो मायावती का वोट बैंक था, या उनको लग रहा था कि मुसलमान और जो बाकी लोग हैं दलित मिलके काम करेंगे, नहीं किए। तो क्या यूपी की राजनीति से एक प्रकार से मायावती की विदाई हो रही है? बिल्कुल, मैं आता हूं इस बात पे। आपने ध्यान दिया होगा कि बहन मायावती जी ने इससे पहले भी गाली दी थी मुसलमानों को, जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी। ये कोई नई चीज नहीं है। और आज की तारीख में सबको पता है, जितने जागरूक मतदाता हैं और राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, सबको ये पता है कि वो किस दल के लिए परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। 2014 में, आज से ये पैक्ट नहीं है, 2014 से उनका जो वोटर वर्ग था, भारतीय जनता पार्टी का उभार आया कहां से? साइलेंट समझौता था मायावती जी का कि आप अपने दलित बंधुओं को हिंदुत्व के नाम पर 2014 में उन्होंने एकदम क्लीन स्वीप करवा दिया था, आप सबको पता है। 2019 के इलेक्शंस में माननीय अखिलेश जी के साथ उन्होंने टाई अप जरूर किया, लेकिन उसमें हुआ क्या? अपने वोटर्स को ये लगातार कहती रही वोट कटवा के तौर पर कि भाई जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है वहां पर ढंग से आप वोट दीजिए, लेकिन जहां पर बसपा का प्रत्याशी है वो अखिलेश जी के समर्थक लोग उनको देते रहे। इस चुनाव में जनता लगभग ये जान चुकी थी कि बहन मायावती जी को वोट देने का मतलब कि इससे तो अच्छा है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए ना। उनका ना तो कोई अस्तित्व था, ना कहीं वो जीतने की स्थिति में थी। तो जो मुसलमानों को वोट दे रही थी, उनका पर्पस जो है टिकट दे रही थी, उसका पर्पस क्या था? पर्पस तो सिर्फ एक था कि मुसलमान के वोटों का जो है विभाजन हो जाए और उसका डायरेक्ट फायदा सीधे सीधे एनडीए गठबंधन को लोग मिल जाए। तो इस चालाकी को मुसलमान भी अब धीरे धीरे घिसते पिटते राजनीति को जानने लगा है। हर दल ने उसके साथ कैसा किया है ये जानने लगा है मुसलमान भी। तो मुसलमानों ने बिना किसी की अपील पर, आपने देखा होगा इस चुनाव में ना तो किसी मौलवी ने अपील की, ना किसी धर्मगुरु ने अपील की। इवन की ओवैसी साहब को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपनी टांग नहीं अड़ाई, लेकिन स्वतः संज्ञान से मुसलमानों ने, और वो जो पिछड़ा वर्ग था, SC ST जो इनका कोर वोटर था, उसको भी ये समझ में बात आ गया। पढ़ा लिखा उन्होंने, कुल मिला के लोगों, आपका कहना है कि लोग समझ गए हैं कि ये पूरा खेल किस तरह का था। रोशन साहब, मुझे आपकी बात और ये जो पूरे हालात में एक शेर याद आता है कि मेरी वफा फरेब थी तो मेरी वफा पे डाल खाक, मेरी वफा फरेब थी तो मेरी वफा पे डाल खाक, तुझसा कोई बेवफा तुझको मिले खुदा ना करे। नमस्कार।